नमस्कार, आप देख रहे हैं अपडेट इंडिया और हमारा खास कार्यक्रम हेल्थ अपडेट। आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर संदीप यादव साहब, एमबीबीएस एमएस ऑर्थो और प्रोफेसर एंड यूनिट हेड महात्मा गांधी हॉस्पिटल। बात करेंगे आज हम खासकर घुटनों की ऑपरेशन के बारे में या घुटनों की बीमारी के बारे में, और उसके बाद अगर हम और भी बात करना चाहेंगे उनसे जो हिप सर्जरी या हिप बोन सर्जरी है उसके बारे में भी। तो डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम हेल्थ अपडेट में। आप अपने बारे में बता दीजिए खासकर पहले, सबसे पहले। धन्यवाद सर। मैं एक जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन हूं और पिछले 8 वर्षों से महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में कार्यरत हूं। मैंने अपनी एमएस ऑर्थोपेडिक्स की डिग्री पीजीआई चंडीगढ़ से करी है और उसके बाद 3 साल तक मैंने एज ए रजिस्ट्रार ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एम्स दिल्ली में काम किया और फिर कुछ जॉइंट रिप्लेसमेंट के क्षेत्र में आगे फेलोशिप्स ऑस्ट्रिया और साउथ कोरिया से प्राप्त की है। मेरा जो स्पेशलिटी है वो नी एंड हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी है और पिछले 8 सालों से लगातार मैं राजस्थान की जनता के लिए ये सेवाएं प्रदान कर रहा हूं और इस क्षेत्र में काम कर रहा हूं। डॉक्टर साहब, जिस तरीके से आपने कहा जॉइंट रिप्लेसमेंट की बात कर रहे हैं, जिसमें नी एंड हिप सर्जरी की बात है, सबसे पहले एक जनरल टर्म पे आ जाते हैं कि जॉइंट रिप्लेसमेंट है क्या बेसिकली। बेसिकली इसके बारे में बहुत सारी मिथ्स होते हैं लोगों के दिमाग में और आम जनता के मन में बहुत सारे कंफ्यूजन होता है कि जॉइंट रिप्लेसमेंट का मतलब ये माना जाता है कि जोड़ को चेंज कर दिया जाता है, यानी कि पूरा जोड़ आपका निकाल के नया जोड़ लगा दिया जाता है, जैसे कि हम रीनल ट्रांसप्लांट को बोलते हैं या लीवर ट्रांसप्लांट जैसी सर्जरी होती है। जोड़ प्रत्यारोपण में ऐसा कुछ नहीं होता कि आपका पूरा जोड़ निकाल दिया और उसकी जगह नया जोड़ फिट कर दिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसमें बेसिकली क्या होता है कि जैसे जैसे आपको जोड़ में घिसावट आती है या आर्थराइटिस की प्रॉब्लम होती है तो जोड़ की जो अंदर की चिकनाई है जिसको हम कार्टिलेज कहते हैं वो उसमें घिसावट आ जाती है। तो कहीं ना कहीं वो एक खुरदरापन या जो स्मूथनेस जो उसमें होनी चाहिए थी वो गायब हो जाती है और उसकी जगह खुरदरापन आ तो उसमें चलने में दिक्कत और पेनफुल हो जाता है। बिल्कुल एक डिफॉर्मिटी क्रिएट हो जाती है और जो एक चिकनी सरफेस जो कार्टिलेज थी वो खत्म हो गई, उसकी जगह एक खुरदरी सरफेस आ गई, तो उसकी वजह से वो पेन और एक डिफॉर्मिटी। मतलब सीधी सीधी भाषा में बात करें, जैसे गाड़ी को चलाने के लिए ग्रीस की जरूरत होती है, उसी तरह बॉडी में भी आपको एक तरीके से वहां पे ग्रीस की जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलो, दूसरा एक चीज़ है कि वैसे देखा जाए तो ये कब ऐसे इंडिकेशन लोगों को लगता है, बहुत सी बार लगता है कि घुटने में दर्द हो रहा है या कंधे में दर्द हो रहा है, तो उनको लगता है कि वहाँ पे वो मसाज कर लेंगे या और कुछ कर लेंगे, ऑइंटमेंट लगा लेंगे दर्द के लिए। तो अब किस तरीके से हम ये समझे कि वाकई में यहाँ पर ये दर्द उसके कारण है। हाँ, ये जानना बहुत जरूरी है हमारे लिए कि एक तो उम्र की किस स्टेज में ये बीमारियां होती हैं और दूसरा कब हमें जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी को एज ए ऑप्शन रखना चाहिए, ये समझना हमारे लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है। यदि हम आर्थराइटिस की बात करते हैं, आर्थराइटिस का सामान्य भाषा में मीनिंग होता है आर्थ्रो मतलब जॉइंट, आइटिस मतलब इन्फ्लामेशन, यानी कि आपके जॉइंट में सूजन आ जाना। आर्थराइटिस सामान्य, अगर हिंदी भाषा में कहे तो गठिया बोलेंगे उसको। हाँ उसी पॉइंट पे मैं आ रहा हूं सर, कि यदि हम आर्थराइटिस को डिवाइड करते हैं तो मुख्य रूप से 2 भागों में इसको बांटा जाता है। एक होता है इन्फ्लामेटरी आर्थराइटिस जिसको हम सामान्य रूप पे गठिया का नाम दे देते हैं, और दूसरा होता है डीजनरेटिव आर्थराइटिस। डीजनरेटिव आर्थराइटिस का मतलब ये होता है कि उम्र के हिसाब से जो आपके जोड़ों में घिसावट आई है या कोई चोट लगने के बाद आपके जोड़ खराब हुए हैं या समय के साथ जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे आपके जोड़ खराब हो जाते हैं, तो उसको हम नाम देते हैं डीजनरेटिव आर्थराइटिस या ओस्टियोआर्थराइटिस। तो जब हम रूमेटॉइड आर्थराइटिस या इन्फ्लामेटरी आर्थराइटिस की बात करते हैं तो वो आपके उम्र के किसी भी स्टेज में हो सकती है, यंग एज में भी हो सकती है, और खासकर हम महिलाओं में ये बीमारी 30 से 40 साल की उम्र में शुरुआत होती है और धीरे धीरे बढ़ती जाती है। आज हम खास तौर पर बात करेंगे ओस्टियोआर्थराइटिस की, यानी कि डीजनरेटिव आर्थराइटिस की, जो 50 साल की उम्र के बाद ज्यादातर देखने को मिलती है। यदि मैं बात करूं 50 साल से उम्र की जितनी भी महिलाएं हैं उसमें 1/3 महिलाओं में ये बीमारी देखने को मिलती है, और 60 साल से उम्र के यदि पुरुषों की बात करता हूं तो उनमें भी 33% यानी कि 1/3 लोगों में ये बीमारी देखने को मिलती है। जैसे जैसे आजकल हम पेशेंट्स देख रहे हैं उसमें आजकल ये देखने को मिल रहा है कि 40 साल के बाद ही और खासकर महिलाओं में ये बीमारी देखने को आ रही है। इसके पीछे कारण क्या है? खान पान, कैल्शियम का प्रॉब्लम, या क्या विशेष रूप से क्या ऐसा लगता है कि ये इतना जल्दी, जिस तरीके से आप बोल रहे हैं 40 साल की उम्र में भी ये हो रहा है, इसके पीछे रीज़न क्या हो सकता है? जी,
रीजंस की यदि हम बात करें तो ओस्टियोआर्थराइटिस एक मल्टीफैक्टोरियल इलनेस है। मल्टीफैक्टोरियल की मतलब ये होता है कि हम एक कोई ऐसा नहीं कह सकते कि एक पॉइंट आउट नहीं कह सकते कि इस वजह से ये प्रॉब्लम हुई है। बहुत सारे कारण हैं। जेनेटिक यदि हम सबसे शुरुआत करें, हेरिडिटरी, यदि आपके मदर फादर को, ग्रैंड पेरेंट्स को अच्छा, आर्थराइटिस रहा है, ये जेनेटिक है। एक लिंक है उसका भी। दूसरा, जो हमारी लाइफस्टाइल है वो इसको बहुत ज्यादा अफेक्ट करती है। खास तौर पर यदि आप ओबीज हैं, ओबेसिटी है, आप ओवरवेट हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपके घुटने आपका ज्यादा लोड लेके कैरी कर रहे हैं उसको, तो उनमें घिसावट आने की संभावना ज्यादा रहती है। यदि यंग एज में आपको कोई चोट लगी है, किसी भी तरह की कोई स्पोर्ट्स इंजरी हुई है, कोई एक्सीडेंट हुआ है, उसकी वजह से आपके लिम्स का, आपके पैरों का अलाइनमेंट खराब हो गया है, तो अलाइनमेंट खराब होने की वजह से एक पर्टिकुलर हिस्से पे ज्यादा लोड आता है और दूसरा हिस्सा थोड़ा सा लोड फ्री रहता है। तो जिस हिस्से पे ज्यादा लोड आता है उसमें आर्थराइटिस होने की संभावना ज्यादा होती है। तो और उसके अलावा भी विटामिन डी की डेफिशिएंसी है, ओस्टियोपोरोसिस है, कैल्शियम। हाँ, कैल्शियम का जमाव नहीं होना जिसको हम ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। तो ये सारे कारण होते हैं जिसकी वजह से यंग एज में ये देखने को मिलता है। और लैक ऑफ एक्सरसाइज, यदि आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं, अपनी मांसपेशियों को तंदुरुस्त नहीं रखते हैं, तो उन लोगों को भी आर्थराइटिस की संभावना ज्यादा रहती है। जिस तरीके से अभी देखा जा रहा है, जो हम खासकर बात करना चाहते हैं, आज दो बिंदुओं पे खास बात करेंगे। उसमें सबसे पहले नी रिप्लेसमेंट पे आ जाते हैं। घुटने के जो जिस तरीके से रिप्लेसमेंट की बात की जा रही है, और आजकल अभी एक तरीके से प्रचलन सा हो गया है, अगर देखा जाए कि घुटना चेंज कराना है, सुबह जाओ दूसरे दिन आ जाते हैं, मालूम चलता है कि क्या हुआ, बोले घुटना चेंज करा के आ गए। ईजी हो गया है ये सब। क्या बेसिक कारण क्या है घुटनों को इतना जल्दी? आप एक एज और भी है, जिस तरीके से आपने 40 साल की एज बोली, तो 40 साल की एज या 35-40 साल की एज में बहुत सारे लोग मेरे को ऐसे मिले हैं जिनके घुटने के रिप्लेसमेंट हुए हैं, या अब दो टर्म है उसमें, पार्शियल और फुल जो भी है, हम उस पर भी बात करेंगे। पर घुटनों के इन रिप्लेसमेंट को लेकर अभी जिस तरीके से बात चल रही है, इतने ज़्यादा होना, उसके पीछे क्या कारण है? जी, इसके पीछे भी मैं कहूँगा कि बहुत सारे कारण हैं। उसमें सबसे महत्वपूर्ण कारण है कि जो टेक्नोलॉजी है हमारी, वो काफ़ी एडवांस हो गई है। यदि आज से 20 साल पहले की या 30 साल पहले की बात करें तो एक लोगों के, आमजन के मन में एक भय था कि भाई नी रिप्लेसमेंट सर्जरी एक अच्छा ऑप्शन नहीं है और उसके रिजल्ट्स अच्छे नहीं हैं। लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट्स आए, नए इम्प्लांट आए, न्यूअर डिजाइन्स ऑफ इम्प्लांट आए जिनकी लॉन्जेविटी अच्छी है, लॉन्जेविटी का मतलब है कि उनकी लाइफ अच्छी है, वो 30-30 साल 25 साल तक खराब नहीं होते हैं, तो लोगों में इस चीज़ का रुझान बढ़ा और एक अवेयरनेस क्रिएट हुआ कि भाई हमें पेन के साथ नहीं जीना है, हमें दर्द के साथ नहीं जीना है, इसका एक सॉल्यूशन है। तो जब सॉल्यूशन है तो क्यों हम अपनी जिंदगी को दर्द के साथ गुजारें। तो मुख्य कारण इसका ये है कि टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट्स हैं। जैसे जैसे जो हमारी नई जनरेशन है वो अच्छी अच्छी जगह से ट्रेंड होके आ रही है, इस चीज़ में एक्सपर्ट्स बन रहे हैं, एक आम जनता में इसके लिए अवेयरनेस डेवलप हो गई है, तो उसकी वजह से, और लोगों का पेन को लेकर जो टॉलरेंस था वो कुछ हद तक कम हो गया है, जिसकी वजह से सर्जरी, नंबर्स ऑफ सर्जरी जो है बढ़ गए। अब अभी जिस तरीके से आप एज ए सर्जन जिस तरीके से देखते हैं, तो सबसे ज़्यादा जो नी सर्जरी है उसमें सबसे ज़्यादा किस तरीके का फैक्टर दिखता है आपको, कि हाँ इस तरीके के लोग सबसे ज़्यादा आपके पास आते हैं सर्जरी के लिए, कि घुटने में ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, या इस तरीके की एक प्रॉब्लम है जो सबसे ज़्यादा देखी जाती है? देखो, इससे पहले कि हम इस सवाल पे जाएं, मैं आपको कुछ बेसिक चीजें क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जैसा हम नी ऑस्टियोआर्थराइटिस की बात कर रहे हैं, तो हमारे लिए ये जानना जरूरी है कि जैसे कैंसर की स्टेजेस होती हैं तो इसमें भी स्टेज होती हैं। तो हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि यदि हम स्टेजेस को समझेंगे तो उसका ट्रीटमेंट भी हम उसके अकॉर्डिंग समझेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ऑस्टियोआर्थराइटिस जो है उसको हम 4 स्टेज में डिवाइड करते हैं। स्टेज 1 होता है जिसके अंदर आपके घुटने में जो कार्टिलेज है, बेसिकली कार्टिलेज क्या होती है वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये हमारा नी का मॉडल है और इसमें यदि आप देखेंगे तो 3 स्ट्रक्चर्स जो हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। सबसे पहली चीज है लिगामेंट्स। ये 2 लिगामेंट्स आपको बाहर दिख रहे हैं और 2 लिगामेंट आपको घुटने के अंदर दिखते हैं। ये लिगामेंट है और एक पीछे से ये लिगामेंट होता है। तो ये मुख्य रूप पे 4 लिगामेंट होते हैं, और भी लिगामेंट होते हैं लेकिन मुख्य रूप से ये 4 लिगामेंट होते हैं। दूसरी जो चीज है इंपॉर्टेंट वो है मेनिस्कस। मेनिस्कस का मतलब आप देसी भाषा में समझ सकते हैं घुटने की गद्दी।
ठीक है। तो ये भी आपका शॉक एब्जॉर्बर का काम करती है और एक कुशन प्रोवाइड करवाती है। तीसरी जो इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होती है कार्टिलेज। कार्टिलेज का मतलब ये होता है कि घुटने की हड्डी के ऊपर एक लगभग 5 mm जितनी मोटी परत होती है जो बिल्कुल चिकनी होती है, जिसकी वजह से हमारी जो घुटने की मूवमेंट्स होती हैं वो स्मूथली हो जाती है और उसमें किसी तरह की कोई रुकावट नहीं आती। अब इन 3 चीजों में से यदि कोई भी चीज में कोई डैमेज हो जाए, लिगामेंट आपके इंजर हो जाए, मेनिस्कस आपकी इंजरी हो जाए या फिर आपकी कार्टिलेज में इंजरी हो जाए, तो आपको नी की पेन की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। बाकी मेनिस्कस और लिगामेंट्स यूजुअली ये स्पोर्ट्स इंजरी की वजह से या एक्सीडेंट की वजह से डैमेज होते हैं, लेकिन कार्टिलेज है वो आपकी एज के साथ, जैसे जैसे आपका बुढ़ापा आता है वैसे वैसे इसमें घिसावट आनी शुरू हो जाती है। तो जैसा कि मैंने स्टेज 1 की बात करी, स्टेज 1 में इस कार्टिलेज में हल्की फुल्की दरारें आनी शुरू हो जाती है, लेकिन कार्टिलेज इंटैक्ट रहता है। कुछ कुछ हिस्सों में इसमें दरारें आनी शुरू हो जाती है, पेन होता है परंतु हाँ पेन होना शुरू हो जाता है, और जॉइंट का जो गैप है वो आपका मेंटेन रहता है, जॉइंट का गैप कम नहीं होता। स्टेज 2 की जब हम बात करते हैं तो कुछ ऑस्टियोफाइट्स बनने शुरू हो जाते हैं और गैप थोड़ा सा कम होना, एक्सरे में आपको गैप कम दिखना शुरू हो जाता है। तो ये 2 स्टेज हैं जिसमें हम कभी भी मरीज को ऑपरेशन के लिए एडवाइज नहीं करते। ये दोनों स्टेज में मेडिसिन, फिजियोथेरेपी, कुछ एक्सरसाइज और कभी कभार जरूरत पड़ती है तो कुछ इंट्रा आर्टिकुलर इंजेक्शंस भी हम लगाते हैं। जब हम बात करते हैं स्टेज 3 और स्टेज 4 की, तो स्टेज 3 का मतलब ये होता है कि आपका जॉइंट का गैप बिल्कुल खत्म हो गया, यानी कि आपकी चिकनाई जो है वो जोड़ की खत्म हो गई है, और स्टेज 4 में आते आते पूरा जॉइंट आपका एकदम रफ हो जाता है, कार्टिलेज खत्म हो जाती है, ऑस्टियोफाइट्स बन जाते हैं, जॉइंट में डिफॉर्मिटी आ जाती है। डिफॉर्मिटी का मतलब बांका या टेढ़ापन होना शुरू हो जाता है। तो जो स्टेज 3 और स्टेज 4 की जो पेशेंट्स होते हैं उनमें यूजुअली हम सर्जरी के लिए एडवाइस करते हैं। सर्जरी कौन सी करते हैं, पार्शियल करनी है या टोटल करनी है, वो एक अलग डिस्कशन है, लेकिन इस तरह से हमारा पेशेंट सिलेक्शन रहता है कि कौन से पेशेंट को सर्जरी की जरूरत है और कौन सा पेशेंट बिना सर्जरी के दवाई, मेडिसिन, फिजियोथेरेपी और एक्सरसाइज से ठीक हो सकता है। चलिए, आपने 2 बात करी पार्शियल और वाले, तो आज उस पे भी बात कर लेते हैं, क्योंकि आपके पास ये भी है तो उससे भी बात समझ में आ जाएगी। पार्शियल सर्जरी और फुल नी रिप्लेसमेंट, इसमें क्या फ़र्क है? ये बहुत अच्छा सवाल है, और इसमें मैं कहूंगा कि पार्शियल नी रिप्लेसमेंट, जिसको हम माइक्रोप्लास्टी भी कहते हैं, इसको लेके अभी भी लोगों में अवेयरनेस नहीं है। ये बहुत समझने की जरूरत है। तो जैसा कि मैंने आपको इस नी के मॉडल में दिखाया, घुटने को हम 3 कंपार्टमेंट में डिवाइड करते हैं, ठीक है। 3 कंपार्टमेंट कैसे होते हैं, यदि मैं इसको बीच में से हाफ हाफ डिवाइड कर दूंगा तो ये अंदर वाला पार्ट है, इसको हम मीडियल कंपार्टमेंट कहते हैं, बाहर वाला पार्ट है इसको लेटरल कंपार्टमेंट कहते हैं, और तीसरा हिस्सा होता है पटेलोफिमोरल जॉइंट, तो ये थर्ड कंपार्टमेंट होता है। हमारी जो घुटने की या बॉडी की संरचना होती है उसके हिसाब से जब भी घुटने में घिसावट की शुरुआत होती है, मैं कहूंगा कि 90 to 95% केसेस में घुटने की घिसावट हमेशा अंदर वाले हिस्से से शुरुआत होती है, यानी कि मीडियल कंपार्टमेंट से स्टार्ट होती है। जैसे जैसे हमारा मीडियल कंपार्टमेंट का स्पेस कम होता है तो इधर की मांसपेशियां सिकुड़ने लग जाती हैं, बाहर की मांसपेशियों में खिंचावट आने लग जाती है और पैर में एक टेढ़ापन आ जाता है। आप देखेंगे अपने घर में बुजुर्ग होते हैं या आसपास होते हैं तो उनके पैर ऐसे मुड़े हुए होते हैं, टेढ़े होते हैं। उसका कारण ये होता है कि उनको मीडियल कंपार्टमेंट का ऑस्टियोआर्थराइटिस है, जिसकी वजह से आपका गैप कम हो गया है और लेटरल कंपार्टमेंट अभी तक अफेक्ट नहीं हुआ है। तो जब किसी यदि मरीज को सिर्फ और सिर्फ मीडियल कंपार्टमेंट, जैसा कि मैंने 3 कंपार्टमेंट बताए, उनमें से यदि मीडियल कंपार्टमेंट का आर्थराइटिस है, और आर्थराइटिस बोन ऑन बोन डिजीज है, बोन ऑन बोन का मतलब है कि दोनों हड्डियां ऊपर वाली और नीचे वाली आपकी टकरा रही हैं, उसमें कोई गैप नहीं है, और आपका लेटरल कंपार्टमेंट और पटेलोफिमोरल जॉइंट ये दोनों बिल्कुल ठीक है, तो वो पेशेंट्स आइडियल कैंडिडेट होते हैं पार्शियल नी रिप्लेसमेंट के लिए, क्योंकि घुटने का सिर्फ 30% हिस्सा आपका घिसा है, 70% हिस्सा आपका अभी ठीक है, ओरिजिनल जिसको बोल रहे हैं। ओरिजिनल है, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है और आपके लिगामेंट्स अच्छे हैं। तो ऐसे पेशेंट्स को टोटल नी रिप्लेसमेंट की जरूरत बिल्कुल भी नहीं। ऐसे पेशेंट्स के लिए जो बेस्ट सॉल्यूशन है वो है पार्शियल नी रिप्लेसमेंट, जिसको हम माइक्रोप्लास्टी कहते हैं। तो पार्शियल नी रिप्लेसमेंट क्या होता है वो मैं आपको एक मॉडल के जरिए दिखाना चाहूंगा कि पार्शियल नी रिप्लेसमेंट में क्या करते हैं हम। जैसा कि मैंने आपको कहा कि मीडियल कंपार्टमेंट का आर्थराइटिस है, मीडियल कंपार्टमेंट में जो ऊपर वाली फीमर बोन है, जिसका घिसा हुआ पार्ट है, उसके ऊपर इस तरह से कैप लगा देते हैं। अच्छा। और जो नीचे की टीबिया बोन है, सेम उसमें भी जो घिसा हुआ पार्ट है
उसको रीसरफेस करके उसमें भी कैप लगा देते हैं, और जो बीच में मेनिस्कस था हमारा, जो गद्दी थी, उसकी जगह इस तरह की गद्दी लग जाती है। तो इसमें आप ये चीज देखेंगे, खूबसूरती इस ऑपरेशन की ये है कि इसमें आपके चारों लिगामेंट, दोनों अंदर वाले और दोनों बाहर वाले लिगामेंट सारे इंटैक्ट हैं। आपका जो बाहर वाला कंपार्टमेंट है यानी कि लेटरल कंपार्टमेंट है वो आपका इंटैक्ट है, ओरिजिनल है। पटेलोफीमोरल जॉइंट है वो आपका ओरिजिनल है। तो ओवरऑल घुटने का 70% पार्ट ओरिजिनल है, सिर्फ 30% पार्ट जो है वो आर्टिफिशियल है। तो इसकी सबसे खूबसूरती ये होती है कि जो ओवरऑल जो फीलिंग आती है घुटने की सर्जरी के बाद, पहली चीज तो सर्जरी का जो इंसिजन है, जो चीरा लगता है वो बहुत ही छोटा होता है, 6 से 7 सेंटीमीटर का चीरा लगता है। दूसरी चीज टाइम कम लगता है। तीसरी चीज रिकवरी बहुत फास्ट होती है। उसका रीजन ये है क्योंकि आपका 70% नी ओरिजिनल है, सिर्फ 30% पार्ट को हमने रिसरफेस किया है। तो ऑब्वियस सी बात है कि ब्लड लॉस कम होगा, चीरा फाड़ी कम होगी, मांसपेशियां डैमेज कम होंगी, तो रिकवरी उतनी फास्ट होती है। जब भी हमारे मरीज इस तरह के ऑपरेशन करवाते हैं तो वो तीसरे चौथे दिन बिना किसी सहारे के नॉर्मल वॉक करना या चलना फिरना शुरू कर देते हैं। तो ये है पार्शियल। तो ये बेसिकली इसमें दो चीज़ें हैं, अभी जो टर्म देखी जाती है बाय मैनुअल प्लस रोबोटिक, ये दो चीज़ें चल रही है। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस? मैं किसी चीज को सही या गलत नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देके चीजें बताना चाहता हूँ कि नी रिप्लेसमेंट सर्जरी सालों से चली आ रहा प्रोसीजर है, और डेफिनेटली टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट्स होते हैं और वो हमारे बेटरमेंट के लिए होते हैं। नी रिप्लेसमेंट सर्जरी में जो मुख्य चीजें हमारे एज ए सर्जन हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती हैं, वो दो चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। एक होता है आपका बॉडी का अलाइनमेंट, कि हम आपका अलाइनमेंट जो भगवान ने आपको दिया था कुछ हद तक हम उसको वापस से रिक्रिएट करें। दूसरी चीज होती है सॉफ्ट टिश्यू बैलेंसिंग। सॉफ्ट टिश्यू बैलेंसिंग का मतलब होता है कि इतने दिन की घिसावट की वजह से कुछ मांसपेशियां आपकी सिकुड़ गई थी, कुछ मांसपेशियां लूज हो गई थी, तो हम उनको इस तरह से गैप क्रिएट करें कि वापस से वो बैलेंस हो जाए। ये चीज हम मैन्युअली सालों से सदियों से करते आ रहे हैं और उसके रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे हैं। लेकिन कुछ तो उसमें परफेक्शन रहता है उतना? हाँ, कुछ जो हमारे इंस्ट्रूमेंटेशन होते हैं, कुछ जिग्स होती हैं, वो पर्टिकुलर इस तरह से बनी हुई होती हैं और उसके हिसाब से वो सारा सॉफ्ट टिश्यू बैलेंसिंग बेसिकली एक सर्जन की स्किल है। यदि स्किलफुल सर्जन है तो वो अपना अच्छा अलाइनमेंट भी क्रिएट कर देता है और सॉफ्ट टिश्यू बैलेंसिंग भी बहुत अच्छी कर देता है। रोबोटिक जो टेक्नोलॉजी आई है, रोबोटिक का मतलब ये है कि जस्ट लाइक नेविगेशन, कि हम कहीं जाना है, हमें कोई चीज की कोई रास्ता देखना है या कोई और चीज है, तो नेविगेशन हमारी हेल्प कर सकता है, सेम लाइक रोबोटिक्स। ओके। वो सर्जन को कभी रिप्लेस नहीं कर सकता। नहीं, सर्जन को सर्जन अपनी स्किल जो है, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें सर्जन की स्किल होती है। यदि सर्जन स्किलफुल है तो वो रोबोटिक के साथ भी अपने अच्छे रिजल्ट दे सकता है और बिना रोबोटिक के साथ भी अपने अच्छे रिजल्ट दे सकता है। रोबोट उसको गाइड कर सकता है कि आप इस कट को 3 डिग्री पे आप लीजिए, 4 डिग्री पे आप लीजिए, और वो हमें जो एक स्टैंडर्ड कन्वेंशनल टेक्निक है जिसको हम सालों से करते आ रहे हैं, वो उससे भी अपन डिजाइन कर सकते हैं और रोबोटिक इससे थोड़ा सा हेल्पफुल हो जाता है। यदि हम लिटरेचर की बात करें, यदि वर्ल्ड वाइड हम जो हम आर्टिकल्स पढ़ते हैं, जर्नल्स में आर्टिकल छपते हैं, अभी तक कोई ऐसा एविडेंस नहीं है जो ये प्रूव करे कि रोबोटिक सर्जरी इज मोर एडवांटेजियस एज कंपेयर टू स्टैंडर्ड प्रोसीजर। तो लिटरेचर के हिसाब ये से है कि मैं अगर इसको इस तरीके से समझूं, अगर आम भाषा में, कि लोगों तक किसी चीज को बेटर तरीके से समझाने की, भाई ये रोबोटिक सर्जरी है, लोगों के दिमाग में आएगा चलो यार रोबोटिक सर्जरी है, बड़े आराम से सलीके से चीजें मेरी हो जाएगी, ये एक मार्केटिंग फड्डा भी हो सकता है आपके हिसाब से? कुछ हद तक कह सकते हैं, लेकिन ये चीजें हमें समय के साथ इस चीज को और समय देना पड़ेगा, और समय के साथ टेक्नोलॉजी इंप्रूव होती है, हम उसको इम्बाइब करते हैं, अपनी टेक्नोलॉजी में चीजों में इंप्रूव करते हैं और कुछ एडवांटेज उसमें हमें दिखता है तो उसको अपन वो करते हैं। तो ये आने वाला समय ही बताएगा। अभी एक सवाल और दिमाग में आता है, जिस तरीके से आपने बोला कि पार्शियल जिस तरीके से करते हैं,
उस पोर्शन की जो घिसावट है उसी के हिसाब से वहाँ पे आप वो प्रोडक्ट जो भी लगाते हैं, जो भी आपका लगता है, तो उसका क्या बेसिकली वो आपके पास वैसे बने हुए रहते हैं उस तरीके के, उस नाप के हिसाब से, या कैसे क्या रहते हैं वो? ये बड़ा वैसा सवाल है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, और ये बिल्कुल आना चाहिए सवाल दिमाग में। इसके सर डिफरेंट डिफरेंट साइजेस अवेलेबल होते हैं, क्योंकि हर आदमी की ज्योमेट्री अलग होती है, हर आदमी की मॉर्फोलॉजी अलग होती है। तो जब भी हम इम्प्लांट्स ऑर्डर करते हैं तो हर साइज के इम्प्लांट्स हम मंगवा के रखते हैं। ऑपरेशन थिएटर में हमारे पास पूरी आर्मामेंटोरियम पूरा रहता है, तो जिस साइज का इम्प्लांट पेशेंट को फिट होता है उसी साइज का इम्प्लांट हम उसको नया निकाल, पहले हम ट्रायल लगाते हैं। जो इंस्ट्रूमेंट्स हमारे पास होते हैं उसमें हर साइज के ट्रायल्स होते हैं, तो जिस साइज का ट्रायल फिट आता है उसी साइज का हम इम्प्लांट, जो स्टेराइल इम्प्लांट होता है, वो लगाते हैं। अच्छा, तो मतलब ये है कि वो आपके पास जैसे आपका इतना पोर्शन घिसा है, उस पोर्शन को उतना उसको मेजर करके और उसी तरीके से लगा लिया जाता है। तो बेटर टेक्नोलॉजी तो पहले से बहुत चेंज हुई है उस हिसाब से देखा जाए तो, जिस तरीके से आप बता रहे हैं तो वो टेक्नोलॉजी में तो बहुत कुछ चेंजेस आए हैं। हाँ, अभी यदि हम कहें कि कस्टमाइज्ड इम्प्लांट्स भी हम यूज़ करते हैं। कस्टमाइज्ड में ये रहता है कि आपका पहले से सीटी स्कैन हम करवा लेते हैं, आपकी साइजिंग पहले से फिक्स हो जाती है कि भाई इस साइज़ का इम्प्लांट आपको लगेगा और इस साइज़ का आपको इम्प्लांट, तो फिर वो ऑपरेशन थिएटर में उतना ही इम्प्लांट हम मंगवाते हैं। बट वो थोड़ा सा कॉस्ट इफेक्टिव नहीं रहता, कॉस्ट थोड़ा सा ज़्यादा रहता है उसमें। और इसमें हम मल्टीपल ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल रखते हैं। और वो अच्छा, दूसरा जो आप अपनी बात हुई है पार्शियल की, उसके बाद जो पूरा नी रिप्लेसमेंट की बात हो रही है, फुल नी रिप्लेसमेंट की बात हो रही है, उसमें कैसे होता है? हाँ, तो जैसा मैंने आपको बताया कि नी में 3 कंपार्टमेंट होते हैं। यदि आपका मीडियल कंपार्टमेंट डैमेज हुआ तो हमने पार्शियल कर दिया। सपोज आपका लेटरल कंपार्टमेंट भी खराब है और पटेलोफेमोरल जॉइंट भी खराब है, तो उस कंडीशन में पार्शियल आपके लिए ऑप्शन नहीं है। यदि आपका एक से ज्यादा कंपार्टमेंट खराब है तो उस कंडीशन में हमें टोटल नी रिप्लेसमेंट की जरूरत पड़ती है। अब टोटल नी रिप्लेसमेंट क्या है, इसको भी हमारे लिए समझना जरूरी है। मतलब ये ऐसा लग रहा है कि पूरा अंग ही बाहर निकाल लेंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो ये हमारे लिए समझना इसलिए जरूरी है कि जैसा मैंने इस नी के मॉडल में आपको बताया था पार्शियल के बारे में, वैसा ही टोटल में ऐसा होता है कि जो सरफेस आपका घिस गया है, यानी कि जिसकी कार्टिलेज आपकी खराब हो गई है, उसको हम एक इम्प्लांट जो हमारे बने हुए आते हैं उस इम्प्लांट की शेप में कट करते हैं, यानी कि उसको रीसरफेस करते हैं और एक नया शेप दे देते हैं जिसपे वो इम्प्लांट हमारा फिट हो जाए। बोन वही रहती है, सारी चीजें वही रहती हैं, लिगामेंट्स वही रहते हैं, सिर्फ और सिर्फ उस बोन का जो एज है या मार्जिन है या जो उसका एंड है, उसको हम उस इम्प्लांट की शेप में डिजाइन बना देते हैं। सेम इस ऊपर वाली बोन में और यही चीज नीचे वाली, पर अब इस वाली टर्म में ये है कि आप इम्प्लांट के हिसाब से उसको डिजाइन करते हैं, इम्प्लांट के हिसाब से। और उसमें पार्शियल में आप बॉडी के हिसाब से इम्प्लांट डिजाइन करते हैं, ये फर्क हुआ? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। उसमें भी इम्प्लांट उसके हिसाब से ही आता है, आपकी जो बोन है उसके हिसाब से, शेप के हिसाब से इम्प्लांट आते हैं। जस्ट उसको रिफाइन करना पड़ता है थोड़ा सा, उसको रिसरफेस, क्योंकि वो जो खुरदरी हो गई थी, उबड़ खाबड़ हो गई थी, उसको स्मूथ करके और उसका शेप देना पड़ता है। जो बेसिकली जब ये सब ऑपरेशन होते हैं, इसके साइड इफेक्ट्स कुछ हैं डॉक्टर? यदि साइड इफेक्ट्स की हम बात करें तो एज सच कोई साइड इफेक्ट नहीं है, लेकिन हाँ, यदि आपको जिन लोगों को सावधान रहने की जरूरत है वो है कि जिन लोगों को डायबिटीज रहता है और खासकर अनकंट्रोल्ड डायबिटीज है, उन लोगों को ऑपरेशन कराने से पहले अपने शुगर लेवल्स कंट्रोल करने चाहिए, डायबिटीज कंट्रोल करना चाहिए। जिन लोगों को ऑर्नामेंट से एलर्जी है, उन लोगों को ऑपरेशन से पहले एक बार अपना एलर्जी टेस्ट कराना चाहिए। हालांकि ये बहुत रेयर एंटिटी है, उसके लिए भी इम्प्लांट्स अवेलेबल। अच्छा, ऑर्नामेंट एलर्जी क्या मतलब ये हो गया कि अगर आपको किसी धातु से कोई एलर्जी है, हालांकि बहुत रेयर केसेस रिपोर्ट हुए हैं लिटरेचर में, लेकिन एक रेयर कॉम्प्लिकेशन जो अपन कह सकते हैं कि आपको उस मेटल से एलर्जी है, तो वो इम्प्लांट आपको अंदर जाके मेटल एलर्जी हो सकती है, बट वेरी रेयर थिंग। तो ये जो जब मेटल का ये अंदर आपका प्रोडक्ट अंदर डल रहा है, तो ये कहीं लाइफ में कभी कोई दिक्कत नहीं देता? हाँ नहीं सर, ये बड़े रिफाइंड इम्प्लांट्स आते हैं और इसमें वेरियस टाइप की मेटल्स होती हैं, टाइटेनियम की होती हैं, कोबाल्ट क्रोम का एलॉय होता है, उसकी मेटल होती है, तो ये कभी आपको कोई इस तरह की दिक्कत नहीं करते। और जो बीच में हम एज ए फिलर या गैप यूज करते हैं वो हाईली क्रॉस लिंक्ड पॉली होता है, यानी कि प्लास्टिक होती है एक, और उसकी वियर एंड टियर रेट काफ़ी कम होती है, उसकी घिसावट क्षमता काफ़ी कम होती है, तो वो हम यूज करते हैं।
मतलब फाइनली ये है कि ऑपरेशन ही इसका लास्ट उपचार है, उसके अलावा कोई नहीं हो सकता। यदि आपको स्टेज 4 ऑस्टियोआर्थराइटिस है तो ऑपरेशन सॉल्यूशन है, और आपके पहले के सारे ऑप्शंस जो हैं, जैसा कि मैंने बताया, मेडिसिन में हम एंटी इंफ्लामेटरी मेडिसिन यूज करते हैं, कुछ और मेडिसिन होती हैं। उसके बाद फिजियोथेरेपी की कई बार जॉइंट में सूजन आ जाती है, मसल्स में इन्फ्लामेशन हो जाता है, तो उसके लिए फिजियोथेरेपी आपको हेल्प करती है। तीसरी चीज है आपकी मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आपकी जो थाई मसल्स होती हैं उनको आपको स्ट्रेंथन रखना है, एक्सरसाइज करके उनको रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे तो वो आपकी मसल्स की क्वालिटी अच्छी रहेगी। थाई की बैक की मसल्स होती हैं जिनको हम हैमस्ट्रिंग मसल्स कहते हैं, आगे की मसल होती हैं जिनको हम क्वाड्रिसेप्स मसल कहते हैं। तो मसल स्ट्रेंथनिंग बहुत जरूरी है। तो यदि आप ये सारी चीजें करने के बावजूद भी, और स्टेज 4 आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस है, आपको एक डिफॉर्मिटी क्रिएट हो गई है, पैर में काफी हद तक टेढ़ापन आ गया है, उसको मुड़ने में, सीधा होने में दिक्कत हो रही है, तो डेफिनेटली आपको अवॉइड नहीं। वो सीधा हो जाता है पाँव। बिल्कुल सीधा हो जाता है, सारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो सेटल डाउन हो जाती हैं, आपकी जो नॉर्मल वॉक है वो इम्प्रूव हो जाती है। तो बहुत सी बार जो नी का जिनके पास दर्द होता है, जो दर्द महसूस करते हैं, वो कहते हैं कमर में भी दर्द आता है उनका, या नीचे पाँव में भी, नीचे की साइड में भी दर्द होता है, ऐसा होता है? जी जी बिल्कुल, ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया। और मैं अभी, मेरे एक स्टूडेंट हैं, उनको मैंने रिसर्च भी दिया हुआ है इसके ऊपर, थीसिस टॉपिक है उनका ये। तो इसमें क्या होता है कि जैसे जैसे हमारी बॉडी में एजिंग होती है, बाल हमारे सफेद हो जाते हैं, किसी के बाल कम हो जाते हैं, पूरी बॉडी आपका एजिंग प्रोसेस से गुजरती है। अकेले घुटने का जॉइंट नहीं है जो आपका बूढ़ा हो रहा है, आपके कंधे भी बूढ़े हो रहे हैं, आपकी कमर भी हो रही है, आपका पूरा शरीर हो रहा है बेसिकली। तो जैसे डिजेनरेटिव चेंजेस आपके नी में होते हैं वैसे आपकी बैक में भी होते हैं, और बैक में आपकी कुछ नर्व्स जो होती हैं पूरी बॉडी की, वहीं से हमारी आती हैं। तो यदि वहां पे कोई डिजेनरेटिव चेंजेस की वजह से यदि कोई नर्व पे कंप्रेशन है तो उसकी वजह से पूरे पाँव में दर्द आने का संभावना रहती है। तो उस कंडीशन में, और मैं कहूंगा कि 30% पेशेंट हमारे नी रिप्लेसमेंट कैसे होते हैं जिनको साथ में बैक की भी प्रॉब्लम रहती है। अच्छा। तो कई बार हमें ये डिसाइड करना पड़ता है कि पहले हम किस चीज को एड्रेस करें, बैक को पहले एड्रेस करें या नी को पहले एड्रेस करें। तो वो बैक का भी एमआरआई करवाते हैं, उसमें देखते हैं कि इसमें मोटर सिम्टम्स यानी कि कमजोरी आ रही है, कोई पैर में मांसपेशियां काम करना बंद कर रही है, तो उसमें हम कमर के ऑपरेशन की पहले सलाह देते हैं। और ज्यादातर पेशेंट्स में, 90% पेशेंट्स में हम नी रिप्लेसमेंट की सलाह पहले देते हैं। बट वो एक इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिफरेंस है कि पेशेंट को कौन सी तकलीफ ज्यादा है और किसका उसको पहले इलाज कराना है। एक टर्मोलॉजी और है जो मुझे ध्यान आती है, TKR भी बोलते हैं इसको ना, इस तरीके से। अक्सर ऑपरेशन के टाइम में हार्ट को भी कहीं ना कहीं देखा जाता है इसमें। अगर आपका कमज़ोर है, काम कम करता है, तो भी ऑपरेशन करने के लिए थोड़ा सा डॉक्टर्स मना करते हैं, ऐसा होता जी बिल्कुल, कोई भी मेजर सर्जरी जब भी होती है, और खासकर ओल्ड एज में कोई भी सर्जरी होती है, तो उसमें खास तौर पर हमारे लिए बाकी ऑर्गन्स की भी इंपॉर्टेंस होती है, क्योंकि सर्जरी पेशेंट के लिए एक स्ट्रेस होता है। और स्ट्रेस, जब तक बॉडी नॉर्मल आपकी चल रही है तब तक सब ठीक है, लेकिन जब भी आप बॉडी को स्ट्रेस में डालोगे तो कहीं न कहीं कोई कॉम्प्लिकेशन होने की संभावना रहती है। तो इसलिए हम, जैसे कुछ इंपॉर्टेंट चेकअप्स होते हैं, हार्ट का चेकअप है, डायबिटीज है, बीपी है, ये सारी चीजें हम ऑपरेशन से पहले चेक करते हैं। हार्ट में हम ईसीजी चेक करके देखते हैं, जरूरत लगती है तो 2D इको नाम की जांच होती है जिसमें हार्ट का फंक्शन चेक किया जाता है। तो ये जांचें हम रूटीनली हर पेशेंट की करवाते हैं। दूसरा, फिजियोथेरेपी कितना पार्ट है इसका, जिस तरीके से ऑपरेशन से पहले और ऑपरेशन के बाद? क्योंकि अक्सर फिजियोथेरेपिस्ट का, बेहतर फिजियोथेरेपिस्ट का मिलना, उसका बहुत अच्छे तरीके से एक्सरसाइज कराना, ये भी एक बहुत बड़ा पार्ट है। जी, ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि फिजियोथेरेपी का क्या रोल है। तो सबसे पहले तो हमें फिजियोथेरेपी का मतलब समझना होगा कि फिजियोथेरेपी होती क्या है। फिजियो और थेरेपी, इसके दो पहलू होते हैं। एक है कि मशीन का यूज करके किसी पार्ट की सिकाई करना, या कोई मसल्स को रिलीज करना, या कोई इस तरह की मोबिलिटी यूज करना। और एक होता है एक्सरसाइज। ठीक है, तो जो भी नी रिप्लेसमेंट के पेशेंट्स होते हैं उसमें जो पहले वाला पार्ट है उसको हटा दीजिए, क्योंकि उसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती। जो जरूरत होती है वो होती है एक्सरसाइज की। अब एक्सरसाइज का रोल इसमें इतना ज्यादा है कि आप उसकी इंपॉर्टेंस जितनी ज्यादा रखेंगे उतने ही आपके रिजल्ट्स अच्छे आएंगे। उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि लंबे सालों से जब मरीज घुटने के दर्द से पीड़ित रहता है तो उसका एक्टिविटी लेवल उतना ही धीरे धीरे कम हो जाता है। उसका चलना फिरना बेड से बाथरूम तक, बाथरूम से घर तक, इतना ही रहता है।
तो जब मसल्स आपकी काम में ही नहीं आ रही हैं तो वो वीक हो जाती है। जिस भी बॉडी के ऑर्गन को आप काम में नहीं लेंगे वीक हो जाएगा। मसल्स आपकी वीक हैं। हाँ, क्योंकि वो जो जो भी व्यक्ति वो अपने को कंफर्ट जोन में ले जाता है ना। जोन में ले जाता है और जब वो एक्टिविटी लेवल अपना कम कर देता है वैसे वेट गेन होना शुरू हो जाता है, ओबेसिटी आती है। और खासकर पोस्ट मेनोपोजल जो फीमेल होती हैं, मेनोपोज के बाद जो बॉडी में हार्मोनल चेंजेस इतने आते हैं, मसल्स आपकी वीक हो रही हैं, बॉडी का वेट आपका बढ़ रहा है, जॉइंट्स आपके खराब हो गए हैं, तो पूरी बॉडी कहीं न कहीं से डैमेज है आपकी। हम जो सर्जरी आपकी नी रिप्लेसमेंट कर रहे हैं वो सिर्फ आपकी जॉइंट की सरफेस को चेंज कर रहे हैं, मसल्स के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ जॉइंट की सरफेस चेंज हो रही है। जॉइंट की सरफेस चेंज करने से आपका जो जॉइंट का पेन था वो खत्म हो जाता है। लेकिन जो मसल्स आपकी ऑलरेडी वीक है इनएक्टिविटी की वजह से, लैक ऑफ एक्सरसाइज की वजह से, उसके लिए तो हमें एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। और वो एक्सरसाइज हमारी ये कोशिश रहती है कि हम प्री ऑप पीरियड यानी कि ऑपरेशन से जो पहले का पीरियड है उसी में हम मरीज को अच्छे से ट्रेंड कर दें, उसको सिखा दें कि भाई ये 5 एक्सरसाइज हैं, ये आप आज से ही नियम बना लीजिए कि आपको सुबह और शाम दोनों टाइम करनी है। तो एक तो उसको मेंटली वो रेडी हो जाता है उस चीज के लिए कि मुझे ये एक्सरसाइज करनी है। दूसरा, कुछ हद तक उसकी मसल्स की क्वालिटी इंप्रूव होना शुरू हो जाती है। बिकॉज यदि आप ऑपरेशन के बाद यदि किसी को बोलोगे जिसने पहले कभी एक्सरसाइज नहीं करी, और ऑपरेशन में ऑब्वियसली थोड़ा बहुत पेन भी होता है, उसके बाद आप बोलोगे कि आप एक्सरसाइज करो, वो विलिंग नहीं है उस चीज के लिए, तो रिजल्ट्स उतने अच्छे नहीं आते। तो वो काउंसलिंग, वो अवेयरनेस कि भाई जो नी का ऑपरेशन हुआ है वो घुटने की सरफेस चेंज हुई है, मसल्स के लिए कुछ नहीं हुआ उसमें, वो तो अपने को ही करना पड़ेगा, वो एक्सरसाइज अपने को ही करनी पड़ेगी। वॉक भी जरूरी। बिल्कुल, हमारा ये टारगेट रहता है कि 1.5 महीने पे कम से कम 3 किलोमीटर आप चलें और 3 महीने पे कम से कम 5 किलोमीटर आप डेली का वॉक करें। जितना आप वॉक करेंगे उतना ही आप मसल्स को यूज करेंगे। पर लोग, मैंने एक चीज देखी है, आफ्टर ऑपरेशन लोग दर्द के, वो बोले दर्द हो रही है इतना नहीं चल पाएंगे, तो थोड़ी देर चलते हैं फिर बैठ जाते हैं फिर घूमते नहीं, तो उसका असर आता है फिर उसको। हाँ, इसका भी क्या होता है कि पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, आपकी एज का भी असर होता है, आपको और कोई बीमारियां हैं, कोई सपोज करो किसी को अस्थमा है, किसी को लंग्स की कैपेसिटी कम है, कोई स्मोकर है, वो थोड़ी दूर चलने में उसकी सांस फूल जाती है, तो ये हर पेशेंट पे हम लागू नहीं कर सकते, लेकिन ऑन एन एवरेज जो फिट आदमी है उसके लिए हमारा ये टारगेट रहता है। बाकी आपकी जो कैपेसिटी है, आपका जो शरीर अलाउ करता है, उसके हिसाब से आप एक्सरसाइज करिए, उसके हिसाब से अपनी कैपेसिटी को धीरे धीरे रीबिल्ड करिए, लेकिन टारगेट सेम है कि आपको अपने शरीर को यूज करना है, खूब वॉक करना है, अपनी लाइफस्टाइल को इंप्रूव करना है, सिडेंटरी लाइफस्टाइल नहीं रखनी है, जिसकी वजह से यदि आप लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन कर लेते हैं तो बहुत सारी बीमारियों से आपको छुटकारा मिल जाता है, जैसे डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है। यदि पूरी तरह से खत्म नहीं होंगे तो एटलीस्ट आपकी जो मेडिसिन आप ले रहे हैं वो काफी हद तक कम हो जाती है। तो बेसिकली जो हम ये ऑपरेशन कर रहे हैं ये आपकी लाइफस्टाइल को चेंज करने के लिए कर रहे हैं। यदि आपको रेस्ट ही करना है, आपको बेड में ही रहना है, तो फिर क्यों ऑपरेशन करा। अच्छा, मैंने बहुत सी बार देखा है, अभी बीच में भी मुझे 1-2 किस्से सुनने को मिले, अराउंड 25 से 30 साल की उम्र में जो लोग जिम कर रहे हैं उनको भी घुटने का प्रॉब्लम या कमर का प्रॉब्लम देखने को मिला, और उनका ये कहना है कि घुटनों में दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा है या क्या है। तो ये भी एक क्या है, मतलब या गलत एक्सरसाइज का तरीका है या ज़्यादा वेट या ज़्यादा कुछ, क्या है ये? जी, जो यंग एज में इंजरीज होती हैं, खासतौर पर जो जिम की जैसे आप बात कर रहे हैं या स्पोर्ट्स इंजरीज होती हैं, वो यदि नी को अपन स्पेसिफिकली बात करें तो नी में जैसे मैंने आपको 3 इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स बताई थी, कार्टिलेज, मेनिस्कस और लिगामेंट्स, साथ में मसल्स होती हैं। तो कहीं न कहीं गलत तरीके से एक्सरसाइज करने की वजह से, गलत तरीके से वेट लिफ्ट करने की वजह से कोई लिगामेंट आपका पुल हो जाता है, कोई मसल आपकी पुल हो जाती है, तो उसकी वजह से आपको इंजरी हो जाती है। और उस इंजरी को आपको बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। उसके लिए आपको उचित परामर्श कोई भी नियर बाई जो भी ऑर्थोपेडिक सर्जन या स्पोर्ट्स इंजरी स्पेशलिस्ट हैं आपके पास, उनकी आपको सलाह करनी चाहिए। बैक में भी सेम, यंग एज में बैक में मांसपेशियों में खिंचाव आना, गलत पोस्चर में बैठे रहने की वजह से मांसपेशियों में, ये जो लॉन्ग सिटिंग है, जो आजकल के बच्चे या हम जैसे लोग भी है जो लंबी सिटिंग करते हैं, सर आप 10-10 घंटे 8-8 घंटे की सिटिंग है, उसके बाद जब उठते हैं या बीच में भी, तो पीछे कंधे पे थोड़ा सा मार लिया, पीछे कमर पे मार लिया, फिर वापस सीधे हुए आगे हुए, फिर वापस काम करने लग जाते हैं। पर एक समय आता है तब आपको लगता है कि आपकी कमर में बहुत पेन शुरू हो गया, तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है। जी बिल्कुल। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है आपका पोस्चर, आपकी बॉडी का पोस्चर। बॉडी का पोस्चर जब भी आप खराब रखेंगे, यदि आपका बैठने का पोस्चर सही नहीं है, तो डेफिनेटली उसका स्ट्रेस आपकी बैक के ऊपर आएगा
और आपकी मांसपेशियों के ऊपर आएगा, और वो कुछ समय उस स्ट्रेस को झेल लेंगी, लेकिन एक टाइम आएगा वो गिव वे करेंगी और आपको पेन होना शुरू हो जाएगा। तो सबसे जरूरी चीज है, जो भी लॉन्ग सिटिंग आवर्स होते हैं उनको हम हमेशा ये एडवाइस देते हैं कि अपना पोस्चर राइट सही रखें, और दूसरी चीज इंटरमिटेंट ब्रेक्स लें। हर घंटे के बाद या 45 मिनट्स के बाद आप 5 मिनट्स का या 10 मिनट्स का ब्रेक लें, उसमें बॉडी को अपना स्ट्रेच करें, थोड़ा सा उठ के घूमें, तो उससे आप काफ़ी हद तक रिलैक्स फील करते हैं। और तीसरी चीज़ होती है कोर मसल्स, जो हमारा स्पाइन है उसको हम कोर बोलते हैं। तो जो हम बॉडी की सबसे कम एक्सरसाइज करते हैं और जिसकी हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है वो होती है हमारी कोर। क्योंकि पूरे दिन हमारे को खड़ा कौन रखता है? हमारा स्पाइन खड़ा रखता है। हमें बैठा के कौन रखता है? हमारा स्पाइन बैठा के रखता है। उन मसल्स के लिए हम एक्सरसाइज कर लें और एक दिनचर्या में उसको ढाल लें, चाहे हम योगा कर रहे हैं या कुछ और कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो फिर आप इन चीज़ों से छुटकारा पा सकते हैं। एक डॉक्टर साहब, एक और बात है कि क्या शूज़ जो है, जो आप जूता पहनते हैं, बहुत सी बार मैंने सुना है और बहुत सी बार ये भी जाना है कि जो आपने शूज़ पहना है वो भी आपके घुटनों को इफ़ेक्ट करता है, लगता है ऐसा आपको? देखिए, यदि आपको कोई फुट में कोई एबनॉर्मलिटी है, जैसे कि पेस प्लेनस यानी कि फ्लैट फुट जिसको हम सामान्य भाषा में कहते हैं, या फिर आपको कोई फुट में डिफॉर्मिटी है, तो डेफिनेटली हम उन लोगों को ऑर्थोसिस एडवाइस करते हैं और स्पेशल टाइप के शूज और ये सब एडवाइस करते हैं। लेकिन नॉर्मल जो पब्लिक है या नॉर्मल आम आदमी है उसको बहुत ज़्यादा कोई इस चीज़ों से फर्क नहीं पड़ता, अनलेस अनटिल आप कोई रनर हैं, मैराथन रनर हैं, या आप कोई बहुत ज़्यादा जॉगिंग करते हैं, बहुत ज़्यादा वॉक करते हैं, तो आपको अच्छे शूज़ पहनने चाहिए, अदरवाइज नॉर्मल शूज़ से काम चला सकते हैं। चलो, अब हमारी बात हुई नी रिप्लेसमेंट की, उसके बाद अब आ जाते हैं हम हिप रिप्लेसमेंट की बात कर लेते हैं। आफ्टर कोविड बहुत कम एज में देखा जा रहा है, लोगों से सुना जा रहा है कि वो जो हिप बॉल है वो गल गई है, या उसमें खड़े खड़े गिर जाना, और हिप बॉल बाद में मालूम चलती है कि हिप बॉल गल गई थी, तो वो इसलिए। तो ये सब क्या है बेसिकली? ये अचानक इस तरीके की क्या चीज़ हुई कि एकदम हिप बॉल गल गई? जी, देखो, जिस बीमारी की आप बात कर रहे हैं उस बीमारी का नाम है एवीएन। एवीएन की फुल फॉर्म होती है एवास्कुलर नेक्रोसिस। एवास्कुलर मतलब खून का दौरा रुक जाना, नेक्रोसिस का मतलब हड्डी का गल जाना। तो बेसिकली जो हमारी हिप की बॉल होती है उसके अंदर किसी भी वजह से ब्लड सर्कुलेशन है वो इफेक्ट हुआ, और उसकी वजह से आपके बोन के अंदर नेक्रोसिस हो गया, वो गल गई। यदि कोविड एरा से पहले की हम बात करें तो सामान्य तौर पर यह बीमारी दो मुख्य कारणों की वजह से होती थी, जिसमें सबसे मुख्य था अल्कोहल का ओवर कंजप्शन। जो आदमी लंबे समय से बहुत ज्यादा मात्रा में अल्कोहल का सेवन करते थे, उन लोगों को ये बीमारी देखने को मिलती थी। और दूसरा होता था स्टेरॉइड का सेवन। स्टेरॉइड या तो आप किसी बीमारी की वजह से आपको कोई एडवाइस किया हुआ है, या फिर आजकल यदि यंग जनरेशन की हम बात करें तो बॉडी बिल्डिंग के लिए, या गलत जो कुछ विज्ञापनों में देख के और जल्दी मोटा होना या जल्दी मसल मास को डेवलप करने के चक्कर में लोग स्टेरॉइड्स का सेवन कर लेते थे, उन लोगों को ये बीमारी होती थी। कोविड के बाद सडनली, और मैं कहूंगा ऑलमोस्ट 10 टाइम्स, 10 गुना ये केसेस हमारे पास बढ़ गए हैं। और उसका कारण एक कोविड अपने आप में एक बीमारी है, क्योंकि कोविड ऐसी बीमारी थी जिसमें बॉडी के अंदर एक हाइपर कोएगुलेबल स्टेट बन गई। हाइपर कोएगुलेबल स्टेट का मतलब हुआ कि आपका खून गाढ़ा हो गया। उसकी वजह से हमने ये भी देखा कि लोगों को यंग एज में एमआई हो रहा है, हार्ट अटैक आ रहे हैं, ब्रेन में हेमरेज हो रहे हैं। तो ऑर्थोपेडिक पार्ट में हमारे हिस्से में ये बीमारी आ गई। अलग अलग ऑर्गन्स को अलग अलग तरीके से कोविड। नहीं, तो इसका मतलब ये है कि जो कोविड के बचाव के लिए जो इंजेक्शन लिए गए उसके कारण हो रहा है, या फिर कोई और कारण? ये दोनों ही चीज है। कोविड अपने आप में, जैसे कहा मैंने कि कोविड अपने आप, अगर किसी को छू के भी निकला है तो भी, जैसे बहुत से लोगों ने कहा कि मेरी स्मेल चली गई और या मेरा स्वाद चला गया, और उसको बुखार हुआ और उसके बाद उसको कोविड नहीं हुआ, तो वो टेम्परेरी चीज थी। लेकिन ज्यादातर जो हम लोग केस देख रहे हैं वो वही पेशेंट हैं जिनको सीवियर कोविड हुआ था, जिनको आईसीयू एडमिशंस की जरूरत पड़ी थी, या लंबे टाइम तक स्टेरॉइड के इंजेक्शंस लगे थे कोविड से बचने के लिए, और ज्यादा सीवियर कोविड हुआ था, तो उन लोगों को ये प्रॉब्लम। तो वाई हिप बॉल, मतलब एकदम उस स्टेरॉइड्स के इंजेक्शंस की या जो भी लगे हैं, तो केवल हिप बॉल पे जाके क्यों उसका असर आता है? कारण इसमें ऐसा रहता है कि जो हमारी बॉडी के अंदर ब्लड सर्कुलेशन होता है उसमें खून की जो नसें होती हैं
वो हार्ट से स्टार्ट होती हैं, फिर धीरे धीरे पूरे बॉडी के पार्ट को अलग अलग सप्लाई करती हैं। लेकिन जो टर्मिनल ऑर्गन होता है जिसमें एंड में वो जा रही है, वहां वो जाके बहुत महीन हो जाती है, बिल्कुल पतली हो जाती है और वहां उनका एक गुच्छा बन जाता है। तो जहां पे वो डायमीटर उसका अच्छा है वहां फ्लो बना रहेगा, लेकिन जहां कहीं भी वो एंड स्टेज है, जहां पे एंड में हो जा रही है, तो वहां पे उसका फ्लो स्लगिश हो जाता है, यानी कि स्लो हो जाता है, रुक जाता है। तो इस वजह से जो हिप की बॉल्स होती हैं वो ज्यादा अफेक्ट हुई। तो ये ऑपरेशन के जो आप बता रहे हैं हिप बॉल का जो भी ऑपरेशन है, इसको इजी है ये भी, या इसके लिए भी कोई अलग अलग टर्म है? हाँ, इसमें यदि जो एवियन जिसकी हम बात कर रहे हैं, और आजकल 18 साल 20 साल 25 साल के यंग जो जनरेशन है उनको भी ये सीवियर स्टेज में आती है, तो इसमें भी 6 स्टेज होती हैं। स्टेज 1 और 2 तक हम इसमें कंजर्व करने की 18-20 साल का बच्चा तो इतना स्टेरॉइड्स और ये सब नहीं ले रहा होगा फिर? हाँ, उसमें एक तो कोविड जैसा मैंने आपको बताया, और दूसरा जिम के चक्कर में जो लोग जल्दी बॉडी बिल्डिंग बनाने के चक्कर में, और उस चक्कर में जो लोग कुछ स्टेरॉइड्स लेते हैं, तो उन लोगों को ये देखने को मिलता है। तो इसके कारण चलिए हिप बोन तो है ही है, उसके अलावा बाकी बोन्स पे भी असर आता है स्टेरॉइड्स? स्टेरॉइड आपकी पूरी बॉडी को अफेक्ट करता है, बाकी बोन्स को भी वीक करता है, ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है, उसकी वजह से बोन्स खोखली हो जाती है, मसल्स की क्वालिटी आपकी पुअर हो जाती है, वीक हो जाती है आपकी। तो ये सारे बॉडी को अफेक्ट करता है। अच्छा, दूसरा एक चीज़ बताइए, जो नी रिप्लेसमेंट और हिप रिप्लेसमेंट की अपन बात कर रहे हैं, उसमें शुगर भी बहुत बड़ा, जो डायबिटीज़ है वो भी बहुत बड़ा रोल निभाती है? डायबिटीज सर्जरी से पहले हमें केयरफुल रहने की जरूरत है कि उसकी बीमारी में बीमारी में जो डायबिटीज है, डायबिटीज ओवरऑल पूरी बॉडी को ही अफेक्ट करती है, आपकी बोन्स को कमजोर करती है, ऑस्टियोपोरोसिस करा देती है, आपकी मसल्स का जो है सार्कोपिनिया हो जाता है, मसल्स के अंदर आपकी वीकनेस आ जाती है, तो ओवरऑल अफेक्ट करती है। बट एज स्पेसिफिक ऐसा नहीं कह सकते कि भाई डायबिटीज की वजह से ऑस्टियोआर्थराइटिस हो गया, ऐसा नहीं, वो पूरी बॉडी को ही इम्पैक्ट डालती है। अब पूरी चीज़ें में जहाँ हम देखा जाए कि हमको इससे बचने के क्या साधन हो सकते हैं, क्या हमको घुटने का, जैसे जिस तरीके से आपने बताई एक एज की, तब चलिए बात मान लेते हैं, परंतु क्या आपको लगता है कि जो पहले के समय में काम करने का तरीका था, नीचे झुक के जिस तरीके से पोंछे लगाए जाते थे तो घुटने की पूरी एक्सरसाइज होती थी, दूसरे तरीके से भी काम होते थे, तो ये जो वर्क काम करने की जो शैली बदली है, क्या ये भी बहुत बड़ा कारण है? हाँ, ये जो लाइफस्टाइल चेंजेज आए हैं, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इसमें। और जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि आपकी मसल्स की क्वालिटी कैसी है, उनकी स्ट्रेंथ कैसी है, वो नी के लिए आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और खासकर आपके जो थाई मसल्स होते हैं, जिनको हम क्वाड्रिसेप्स मसल्स कहते हैं, वो यदि आपकी हेल्दी हैं, यदि आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, तो आप लंबे समय तक घुटनों को हेल्दी रख सकते हैं। एज रिलेटेड जो आपके अंदर चेंजेस आ रहे हैं वो स्वाभाविक है आना, लेकिन हम देखते हैं कि कई बार 80 साल के जो हमारे बुजुर्ग होते हैं उनके भी घुटने बहुत अच्छी कंडीशन में होते हैं। तो उसका, जैसा मैंने शुरुआत में कहा था कि एक मल्टीफैक्टोरियल डिजीज है, बहुत सारे, एक कॉमन, एक सिंगल कारण अपन नहीं कह सकते कि जिसकी वजह से। अच्छा, मैं एक चीज़ और बीच में काटना चाहूँगा, क्या आपको लगता है कि जो शहरी जनसंख्या है उसको ज़्यादा है, या गांव की जनसंख्या भी आपके पास आती है इस तरीके की, या गांव वालों को कम होती है नी रिप्लेसमेंट की ज़रूरत, क्योंकि उनका घूमना फिरना, उनका खाना, उनका रोज़मर्रा की ज़िंदगी, उसमें बहुत फ़र्क है शहरी ज़िंदगी से और वहाँ की? कह सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, क्योंकि एक जो रिस्क फैक्टर गांव और शहर के लोगों में डिफरेंस करता है वो है ओबेसिटी, यानी कि मोटापा। तो यूजुअली जो अर्बन पॉपुलेशन है वो थोड़ी सी ओबीज होती है, तो वो एक रिस्क फैक्टर है, या फिर डायबिटीज और इस तरह की जो इलनेस होती हैं वो अर्बन पॉपुलेशन में ज़्यादा होती हैं थोड़ी सी, तो वो एक फैक्टर हो सकता है। अदरवाइज गांव के लोगों में भी ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है, वो भी हमारे पास ऑपरेशन के लिए आते हैं और उनको भी हमें ऑपरेशन करना पड़ता है। अच्छा, एक चीज़, एक जनरल सवाल जो मैं पूछना चाहता हूँ कि गठिया जो अपने आप में एक बीमारी है, उसके कारण चलिए वो तो है ही, उसके अलावा जब देखा जाता है तो उंगलियों में भी टेढ़ापन आ जाना, उंगलियों में भी दर्द होना, कंधे में भी दर्द शुरू हो जाना, तो ये सब क्या है बेसिकली? ये भी जॉइंट पेन उसी के कारण सारे डेवलप होते हैं? गठिया जो जो अब तक हम बात कर रहे थे डिजेनरेटिव आर्थराइटिस की, गठिया जो है वो एक इन्फ्लामेटरी आर्थराइटिस है। इन्फ्लामेटरी आर्थराइटिस एक सिस्टमिक डिजीज है। सिस्टमिक डिजीज का मतलब ये होता है कि वो आपकी बॉडी के हर सिस्टम को अफेक्ट करती है, खाली जॉइंट्स को अफेक्ट नहीं कर रही, उसका अफेक्ट आपके हार्ट पे भी आता है, उसका इम्पैक्ट आपके लंग्स पे भी आता है, मसल्स के ऊपर भी आता है, स्किन पे भी आता है, हर जगह पे उसका इम्पैक्ट आता है, क्योंकि वो एक सिस्टमिक इलनेस है। आपका गठिया में कुछ इस तरह के एंटीबॉडीज आपके बन जाते हैं कि वो आपके
आपके शरीर के अगेंस्ट काम करना शुरू कर देते हैं। तो ये जॉइंट की साइनोवियल मेम्ब्रेन है, झिल्ली है, उसके अगेंस्ट काम कर रहे हैं तो उसमें सूजन आ जाती है। और किसी ऑर्गन को यदि इस तरह से इन्वॉल्व कर रहे हैं तो उसमें दिक्कत आनी शुरू हो जाती है। तो एक सिस्टमिक डिजीज है और इसके लिए हमें मेडिकल मैनेजमेंट की जरूरत पड़ती है। कोलेस्ट्रॉल कितना पार्ट निभाता है इसमें? कोलेस्ट्रॉल का ऑस्टियोआर्थराइटिस में कोई बहुत ज्यादा रोल नहीं है। हाँ, एक ओबेसिटी है, जो ओबीज लोग होते हैं तो उनमें कोलेस्ट्रॉल भी ज्यादा होता है यूजुअली, और वो एक इनडायरेक्ट फैक्टर है जो आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस का। जिस तरीके से हिप रिप्लेसमेंट की बात कर रहे थे, तो इसमें भी पार्शियल और फुल का सिस्टम है या केवल पूरा पूरा ही बदलता है? हिप रिप्लेसमेंट की जब हम बात करते हैं सर, तो पार्शियल और फुल नहीं होता, लेकिन हाँ, हम इसको दो टर्म में डिवाइड करते हैं। एक होता है हेमी आर्थ्रोप्लास्टी। हेमी आर्थ्रोप्लास्टी का मतलब होता है कि आपने जो बॉल थी वो चेंज कर दी, लेकिन जो सॉकेट है आपका वो आपका ओरिजिनल है, उसको चेंज नहीं किया। तो ये सामान्य तौर पे जो ओल्ड एज में जिनको नेक फीमर फ्रैक्चर होता है, यानी कि बॉल टूट जाती है, उन लोगों में ये ऑपरेशन करते हैं। दूसरा होता है टोटल हिप रिप्लेसमेंट। टोटल हिप रिप्लेसमेंट का मतलब है कि आपने सॉकेट भी चेंज कर दिया और बॉल भी चेंज कर दी, और वहां पे टोटली एक नया आर्टिकुलेशन यानी कि जॉइंट बना दिया। तो ये दो अलग अलग तरीके के होते हैं। आजकल हम जो हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी कर रहे हैं वो एक लेटेस्ट टेक्निक है जिसको हम बोलते हैं डायरेक्ट एंटीरियर अप्रोच। अच्छा। डायरेक्ट एंटीरियर अप्रोच में क्या होता है कि यूजुअली हम जो हिप रिप्लेसमेंट करते हैं वो पीछे से चीरा लगा के करते हैं। उसमें थोड़ा चीरा भी बड़ा लगता है और थोड़ी सी मांसपेशियों को भी हमें कट करना पड़ता है। जो डायरेक्ट एंटीरियर अप्रोच है ये एक लेटेस्ट टेक्निक है, मिनिमल इन्वेजिव टेक्निक है, क्योंकि हम जो मेडिकल साइंस में और स्पेशली सर्जरी में हम जो इवोल्व कर रहे हैं वो मिनिमल इन्वेजिव टेक्निक्स की तरफ कर रहे हैं। जैसे घुटने में दूरबीन से सर्जरी हो गई, कंधे में दूरबीन से सर्जरी हो गई, तो हिप रिप्लेसमेंट में भी हम मिनिमल इन्वेजिव टेक्निक यानी कि डायरेक्ट एंटीरियर अप्रोच से हम सर्जरी कर रहे हैं आजकल। इसका एडवांटेज ये रहता है कि इसमें चीरा बहुत कम लगता है। दूसरा, जो मांसपेशियों जो होती हैं आसपास की वो बिल्कुल भी डैमेज नहीं होती। और तीसरी सबसे खास बात इसकी ये होती है कि जोड़ के निकलने की संभावना, कई बार आपने सुना होगा कि भाई हिप रिप्लेसमेंट करवाया था उसका जोड़ डिसलोकेट हो गया, हाँ, तो उसकी संभावना इसमें 0 हो जाती है, क्योंकि इसमें आपकी कोई भी मांसपेशी डैमेज नहीं होती और इसकी रिकवरी जो है वो थोड़ी सी ज्यादा। ओल्ड एज में जब गिर जाना, बाथरूम में गिर जाना, बहुत सी बार हिप बोन का टूट जाना, उसके बाद वापस रिकवरी बहुत स्लो हो जाती है, वो बेड पे ही रह जाते हैं, बहुत सी बार दिक्कत भी हो जाती है। इसके पीछे क्या कारण? जी, इसमें जो बाथरूम में स्लिप होने से दो तरह के फ्रैक्चर्स होते हैं। एक तो बोल का टूट जाना यानी कि नेक फीमर फ्रैक्चर, और दूसरा होता है ट्रोकेंट्रिक फ्रैक्चर यानी कि यहाँ से थोड़ा सा उसके नीचे से हड्डी का टूट जाना। तो जो बोल टूटती है उस केस में तो हम उसको हेमी आर्थ्रोप्लास्टी यानी कि आधा हिप रिप्लेसमेंट कर देते हैं, और जो ट्रोकेंट्रिक फ्रैक्चर्स होते हैं, तो आधा भी हो जाता है हिप रिप्लेसमेंट? हाँ, वो मैंने बताया ना कि सर बॉल चेंज कर देते हैं, उसमें आपका सॉकेट, तो सॉकेट वैसे का वैसे रहेगा। और जो ट्रोकेंट्रिक फ्रैक्चर्स होते हैं जो थोड़ा सा हड्डी आपकी दूर से टूटी है, उन केसेस में हमें उसमें जोड़ना पड़ता है, यानी कि उसको फिक्स करना पड़ता है, रोड डाल के उसको फिक्स करते हैं। तो पहली चीज तो हड्डी को जुड़ने में ज्यादा समय लगता है, भाई 2.5 से 3 महीने का टाइम लगता है उसमें जुड़ने में। और इन पेशेंट्स की ओवरऑल जो स्टेटस होता है, मसल क्वालिटी होती है, एक बैलेंसिंग होती है बॉडी को, ब्रेन का फंक्शन होता है, वो थोड़ा सा पुअर होता है। तो वो उस चीज को अडेप्ट नहीं कर पाते, और बेड रिडन होने की वजह से या लंबे टाइम तक बेड में रहने की वजह से चीजें और खराब हो जाती है, लंग्स खराब हो जाना, लंग्स में दिक्कत आ जाना। तो इन पेशेंट्स में हमारा यही टारगेट रहता है कि जितना जल्दी हम इनको नॉर्मल लाइफ में लेके आए, यानी कि उस बेड से बाहर निकाल के इनको हम चलता फिरता बनाए। तो ये ही हमारी कोशिश रहती है कि जितना जल्दी हम इनको पहले जैसी लाइफ में हम वापस। तो वो जो बॉल लगती है वो भी इसी जो आप इम्प्लांट करते हैं नी में वही धातु होता हाँ, उसी तरह का धातु। है? अच्छा, एक चीज़ और भी है कि जिस तरीके से कहा जाता है कि आपने अभी कहा कि बोन्स को जुड़ने में समय लगता है, उसके लिए कैल्शियम्स आप देते हैं, पर मैंने देखा है कि ज़्यादा कैल्शियम भी बहुत सी बार दिक्कत कर जाता है। जब वो दवाइयाँ लेते हैं तो इन फ्यूचर कैल्शियम्स की भी प्रॉब्लम बढ़ जाती है लोगों में, ज़्यादा कैल्शियम्स के कारण भी दिक्कत आती है, ऐसा कुछ होता है? एज सच कैल्शियम की टेबलेट से कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं होते, लंबे टाइम भी लेते हैं तो भी कोई ऐसी खास प्रॉब्लम नहीं आती है। बट हाँ, जब भी आप लें डॉक्टर के सुपरविजन में ही लें और डॉक्टर से एडवाइस लेके ही लें, अपनी मन मर्जी से कैल्शियम की गोलियां ना। क्योंकि बेसिकली आजकल क्या होता है कि घरों में भी एक चीज़ चलता है, अच्छा कैल्शियम कम होगा इसलिए चलो कैल्शियम की टैबलेट ले लो, और लोग लेना शुरू कर देते हैं। इस तरह की चीजों को अवॉइड करना चाहिए।
चलिए, अच्छा फूड हैबिट्स के लिए मैं आपको खासकर जानना चाहता हूँ, इस तरीके की जो बीमारियाँ हैं इसमें खासकर फूड हैबिट्स किस तरीके की होनी चाहिए? देखिए, यदि हम इंडियन कल्चर की बात करते हैं या हमारी इंडियन डाइट की बात करते हैं, तो उसमें प्रोटीन कंटेंट बहुत ही ना के बराबर होता है, बहुत ही मिनिमम होता है। ज़्यादातर हमारे या तो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं या फिर फैट होता है। तो जो सबसे हमारे लिए हानिकारक चीज़ है वो है कार्बोहाइड्रेट, और दूसरे नंबर पे आता है फैट। और प्रोटीन जो हमें चाहिए वो हमारी डाइट में है ही नहीं। तो हमें ये इंश्योर करना है कि हमारी डाइट प्रोटीन रिच डाइट होनी चाहिए, जिसमें ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन हो। प्रोटीन किन चीज़ों में ज़्यादा होता है? तो आपके यदि आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप नॉन वेज ले सकते हैं, एग ले सकते हैं, पनीर ले सकते हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स ले सकते हैं, या फिर आपके जो मिलेट्स हैं, जो आपकी दालें हैं और आपका सोयाबीन है, इन चीज़ों में प्रोटीन भरपूर मात्रा में रहता है। अब आपने पनीर की बात करी, लोग आजकल वीगन होते जा रहे हैं, दूध और दूध के प्रोडक्ट्स पे बात नहीं करते हैं, ये भी एक सबसे बड़ा रीज़न हो रहा है आजकल। हाँ, उसके लिए आई थिंक डाइटिशियन इस पे बेटर कमेंट कर पाएंगे, लेकिन जितनी मेरी नॉलेज है उसके हिसाब से ये है कि भी आपको, यदि आप वीगन हो रहे हैं या आप डेयरी प्रोडक्ट्स को अवॉइड करना चाहते हैं, तो दालें आपके लिए एक अच्छा सोर्स हो सकती है, सोयाबीन आपके लिए अच्छा सोर्स हो सकता है, और भी बहुत सारे ऑप्शंस इसमें रहते हैं, राजमा है, इनमें प्रोटीन अच्छी मात्रा में रहता है, ड्राई फ्रूट्स हैं उनमें अच्छा। तो ये थे डॉक्टर संदीप यादव सर, और जिस तरीके से हम इनसे बात कर रहे थे, नी रिप्लेसमेंट पे बात कर रहे थे, हिप बोन रिप्लेसमेंट पे बात कर रहे थे, और उसमें सबसे बड़ी बात ये थी कि किस तरीके से आपको अवेयर रहना है, और 3-4 जो भी जो स्टेप है 1 2 3 4, तो आपको उससे पहले ही डॉक्टर से बात कर लेनी चाहिए, क्योंकि अगर नी रिप्लेसमेंट में अगर आपको जाना है तो उससे पहले एक बार इंडिकेशन ज़रूर देगा आपका घुटना, ये ज़रूर बताएगा कि भैया अब मैं कहीं ना कहीं ख़राब होने की पोजीशन पे आ चुका हूँ। दूसरा, आप अपने डाइट में प्रोटीन को बढ़ाइए ताकि आप बेहतर तरीके से अपने स्वास्थ्य को और बेहतर रख सकें और अपने जॉइंट्स को और ज़्यादा अच्छे तरीके से स्वस्थ रख सकें। एक चीज़ और जो सबसे बड़ी बात थी कि कहीं ना कहीं अगर आप स्टेरॉइड्स काम में ले रहे हैं तो शायद आपकी बॉडी के लिए वो सबसे ज़्यादा नुकसानदायक है। तो कम से कम जो जिम जा रहे हैं, जो लोग बाकी सब चीज़ें अपने आप को बेहतर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, वो स्टेरॉइड्स कम से कम काम में लें, नहीं तो आने वाले समय में उनको नुकसान हो सकता है। धन्यवाद डॉक्टर साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़े रहने के लिए।